18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में मुगल्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए थे। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, बिखरना। मुगल्स बिखरने लग गए 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के ऑपरेसिव पॉलिसीज के कारण। ड्यू टू औरंगजेब पॉलिसीज, औरंगजेब ऑपरेसिव पॉलिसीज, रेडिकल पॉलिसीज। बहुत ही रेडिकल था ये, बहुत ही कट्टर था औरंगजेब, और इसके पॉलिसीज भी बहुत कट्टर होते थे, जिसके कारण राजपूत, जाट, सिख, मराठा ये सब इनसे गुस्सा हो गए। ये सब औरंगजेब से गुस्सा हो गए और इन्होंने अपना एक किंगडम, रीजनल किंगडम तैयार किया। तो औरंगजेब ऑपरेसिव पॉलिसीज के कारण मुगल्स डिसइंटीग्रेट हुए। तो मुगल्स 3 कैटेगरी में मैं डिसइंटीग्रेट करूंगा। जितने भी किंगडम्स हैं उनमें से पहला सक्सेसर स्टेट, ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तीसरा न्यू स्टेट्स, ठीक है। 3 स्टेट्स हैं। सक्सेसर स्टेट में कौन कौन से स्टेट आ गए? बंगाल, हैदराबाद, अवध, ठीक है। इंडिपेंडेंस में कौन कौन आ गए? मैसूर, राजपूत स्टेट्स, और न्यू स्टेट्स में मराठा। और ये सब कैसे अलग हुए, क्यों अलग हुए, ये सब बताऊंगा इस वाली चैप्टर में। मराठा, जाट, सिख, ठीक है। इसके बाद तो इस डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या थे? तो इस डिसइंटीग्रेशन के 2 रीजंस हैं, एक एक्सटर्नल चैलेंज और एक इंटरनल चैलेंज। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सटर्नल चैलेंज। ये एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे जिस वजह से मुगल्स टूट गई, बिखर गई। तो सबसे पहला एक्सटर्नल चैलेंजेस में क्या आया? फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन, अगर आप देखेंगे इंडिया के मैप को तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में ओशियन, लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स नॉर्थ ईस्ट में पहाड़े हैं, पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऊपर से कोई आ नहीं सकता, हिमालय पर्वत है। नीचे से कोई आ नहीं सकता, ओशियन है। नॉर्थ ईस्ट से कोई आ नहीं सकता क्योंकि पहाड़ियां हैं। तो रास्ता क्या है जिससे कि फॉरनर इन्वेजन आ सके, बाहरी आक्रमणकारी आ सके हमारे भारत में? तो कौन सा है वो? नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री। आप देखेंगे इंडिया के मैप को, पाकिस्तान इंक्लूडेड। तो ऊपर क्या है हमारा? ये चाइना का बाउंड्री है, ये हिमालय। यहां क्या है? हिमालय।
ठीक है, हिमालय रीजन। तो यहां से तो कोई आ नहीं सकता, अब यहां से तो कोई आ नहीं सकता इधर, क्योंकि हिमालय पर्वत है, बिल्कुल कवर्ड है ये हिमालय से। ये कश्मीर वाला भी रीजन ये कवर्ड है बिल्कुल, ये एरिया, ये हिमालय से कोई आ नहीं सकता, फॉरेन इन्वेजन हो नहीं सकता हिमालय वाले एरिया से। नीचे ओशियन है, पानी है, समुद्र है, ओशियन ओशियन। अब इधर से भी कोई नहीं आ सकता, इधर से भी रास्ता बंद है, ऊपर से भी रास्ता बंद है, इधर पहाड़े हैं, इधर पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर से भी कोई नहीं आ सकता, इधर से भी रास्ता बंद है। तो रास्ता कहां है जहां से लोग आक्रमणकारी इंडिया में आए? हिमालय से आ नहीं सकता, नॉर्थ से आ नहीं सकता, साउथ से आ नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट से आ नहीं सकता, ईस्टर्न रीजन से। तो रीजन, तो वो रास्ता कहाँ है, वो पैसेज कहाँ है जहां से फॉरेन इन्वेजन आए, जहां से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आया? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली कहां से आए? वो आए नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से आए, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए। इसी रीजन से 2000 साल पहले आर्यंस आए थे। मतलब 2000 प्लस 1500, 3500 साल पहले इसी रीजन से, सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री से ही, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से ही, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से ही कौन आए थे? आर्यंस आए थे। और इसी रीजन से मोहम्मद मीर कासिम भी आया, मोहम्मद कासिम भी आया। इसी रीजन से कुशन्स भी आए, कुशन्स, आर्यंस, अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से आया। और बताओ, मीर कासिम भी इधर से ही आया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था वो। और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद जब नादिर शाह मर गया 1747 में, तो फिर कौन राजा बनता है? अहमद शाह अब्दाली। ये भी इंडिया को इन्वेड करता है, यहीं से पैसा कमाता है अहमद शाह अब्दाली। ये दोनों भारत आए, कहां से? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। ठीक है, अब नादिर शाह कब भारत में आया? नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है 1738 से 1739 में। फाइनली 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली, दिल्ली पे अटैक करता है, इसको लूटता है और बर्बाद कर देता है, प्लस डिवेस्टेटेड। और मोहम्मद शाह रंगीला जो हमारे मुगल का जो एम्परर थे उस वक्त, मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हें टाइटल दिया गया था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही सब लोग उन्हें जानते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला जी को कैप्चर कर लिया गया। और पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, 70 करोड़ रुपए और कोहिनूर डायमंड कौन ले गया? नादिर शाह इंडिया से। क्या क्या चीज ले गए नादिर शाह, क्या क्या ले गया इंडिया से? 13 फरवरी 1739 को दिल्ली पे अटैक करता है नादिर शाह। अटैक करने के बाद वो सबसे पहले मोहम्मद शाह को कैप्चर करता है, राजा को ही कैप्चर कर लिया। भारत के मुगल सल्तनत के एम्परर को वो कैप्चर करता है, नादिर शाह को, ये मोहम्मद शाह को।
क्या क्या करता है नादिर शाह सबसे पहली बार लूट में? पहला, पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन। दूसरा क्या चीज ले जाता है पीकॉक थ्रोन के बाद? कोहिनूर, डायमंड, और तीसरा 70 करोड़ रुपीस। और पूरा कत्ले आम मचाता है दिल्ली में। कौन? नादिर शाह, फॉरेन इन्वेडर। अगर मुगल्स ने ध्यान दिया होता नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को, अगर वे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे ध्यान दिए होते, ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर मुगल्स ने ध्यान दिया होता तो कभी भी नादिर शाह इंडिया में आ नहीं पाता और मुगल सल्तनत कभी नहीं गिरती। मुगल सल्तनत कभी नहीं गिरती अगर नादिर शाह यहां नहीं आता तो। सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही के कारण नादिर शाह भारत में आता है और मुगल सल्तनत को बिल्कुल बिगाड़ के चला जाता है। चौथा क्या किया इसने? इंदस नदी, वेस्ट ऑफ इंदस नदी जो कि मुगलों के पास था, अब वो किसके पास चला गया? नादिर शाह के पास चला गया। वेस्ट ऑफ इंदस टू काबुल, काबुल भी गया हाथ से और वेस्ट ऑफ इंदस का भी क्षेत्र गया। कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। किसके हाथ से ले गया? मोहम्मद शाह, मुगलों के हाथ से ले गया। इसके बाद नंबर आता है अहमद शाह अब्दाली का, जो कि सक्सेसर होता है नादिर शाह का। नादिर शाह मर जाते हैं। डेथ इनकी कब होती है? 1747 में। इसके बाद 1747 में कौन बनता है पर्शियन एम्परर? वो बनता है अहमद शाह अब्दाली। सेकंड नंबर इज अहमद शाह अब्दाली। ये उससे भी खतरनाक होता है। ये जब से राजा बनता है, जब भी पैसे की जरूरत होती थी ये भारत में आके आक्रमण करता था, भारत को लूटता था। 1748 से 1767 तक ये बस लूटा ही है भारत को अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या क्या कारनामे करे हैं ये मैं आपको बताता हूं। अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली 1752 में पंजाब जीत लेता है, पंजाब ले लेता है मुगलों से अपने अंडर में। पंजाब किसके पास चला गया? किसके पास चला गया पंजाब? अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। अब 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। कैप्चर दिल्ली। ठीक है। 1758 में जब यहां से अहमद शाह अब्दाली वापस जा रहा होता है तो वो क्या करता है? अहमद शाह अब्दाली ये डिसाइड करता है कि मुगल का एम्परर नेक्स्ट कौन होगा, मुगल सल्तनत का राजा कौन बनेगा। ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली, जो कि फॉरेनर है, जो कि इंडिया का भी नहीं है। सोचो कितना बर्बरता होगा उसमें और कितनी शक्तिशाली फौज होगी उसकी और कितने कमजोर होंगे हम कि एक बाहरी इंसान डिसाइड करता है कि इस देश का
राजा और सुल्तान कौन होगा? 1758 में अहमद शाह अब्दाली किसे राजा बनाता है? आलमगीर टू को। आलमगीर टू को मुगल एम्परर कौन डिसाइड करता है? ये मुगल एम्परर है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली मुगल एम्परर बनाता है, मुगल का राजा बनाता है आलमगीर टू को। और मीर बख्शी कौन होते हैं? मीर बख्शी एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मीर बख्शी प्राइम मिनिस्टर का रैंक होता है, तो उसे उस पोस्ट को किसे दिया गया यह भी डिसाइड अहमद शाह अब्दाली ने किया। अहमद शाह अब्दाली ने किसे बनाया? नजीब उद्दौला को। नजीब उद्दौला को बनाया। मीर बख्शी तो क्या बनाया? मीर बख्शी किसका? पूरे मुगल सल्तनत का। और ये कुछ भी होता था दिल्ली में तो किसे बताता था? अहमद शाह अब्दाली को यही बताता था नजीब उद्दौला कि दिल्ली में क्या क्या चल रहा है, कितना रिवेन्यू आया है। तो ये सब चीज खबर कौन देता था? नजीब उद्दौला देता था अहमद शाह अब्दाली को। एक तरह से अहमद शाह अब्दाली का ये गवर्नर था नजीब उद्दौला। अब क्या होता है कि 1759 में मराठा दिल्ली जीत लेते हैं, पंजाब जीत लेते हैं, और नजीब उद्दौला को वो मीर बख्शी के पोस्ट से हटा देते हैं, उस पद से हटा देते हैं। नजीब उद्दौला को पोस्ट से हटाने का मतलब अब अफगानों का, अब अहमद शाह अब्दाली का अब कोई अथॉरिटी नहीं है दिल्ली पे, ये कहने का मतलब था मराठों का। मतलब नो मोर अथॉरिटी ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन दिल्ली एंड कैप्चर्ड पंजाब ऑल्सो। पंजाब भी जीत ली उन्होंने, मराठों ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब डायरेक्ट चैलेंज किसको कर रहे हैं? अब डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं अहमद शाह अब्दाली को। आपने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया काबुल की गवर्नमेंट को, अफगानियों को। तो अब्दाली आया इंडिया में मराठों से लड़ने और अपनी दिल्ली को वापस जीतने। तो फिर 1761 ये मराठा इतने मजबूत हो चुके थे उस वक्त कि मुगल के बाद, क्योंकि मुगल खत्म होने वाली थी, औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब कब मरा? 1707 में मरा। उसके बाद तो मुगल खत्म ही हो रही थी, सभी जान रहे थे। तो सभी लोगों को लगता था कि मराठा अब इसके बाद जो हिंदुओं की शासन था, हिंदुओं का शासन था, वो स्टार्ट होने वाला है इस देश में। पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसमें? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में
मराठों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। रघुनाथराव हार गए। बहुत बड़ी संख्या में मराठों की हत्या हुई। बाद में सूरजमल ने सहायता दी। मराठों के जितने बचे सैनिक थे और जो भी महिलाएं थीं, पर अब्दाली इस पे भी नहीं रुका। 1761 में तो ये थर्ड बैटल जीतने के बाद फिर अब्दाली का ही राज था इस पूरे देश पे, पूरे दिल्ली पे, सॉरी पूरे देश पे नहीं, पूरे दिल्ली पे, दिल्ली से काबुल तक। अब किसका है? दिल्ली से, दिल्ली टू काबुल किसका परचम है? अहमद शाह अब्दाली का। पपेट कौन है? आलमगीर टू, मुगल एम्परर। बनाया किसने? अब्दाली नहीं बनाया इसे। तो अब देख रहे हैं कि कैसे मुगल्स कमजोर हो रहे हैं, और ये सब कमजोरी एक पॉइंट पे दिखती है, सिर्फ एक पॉइंट पे दिखती है। आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है 1739 जब नादिर शाह यहां आया और मोहम्मद रंगीला को, मोहम्मद शाह रंगीला को मुर्गा बनाया, पूरे देश के सामने मुर्गा बनाया। वो मुर्गा बनाना का मतलब ये नहीं था कि हमने तुम्हें लूटा है, दिल्ली को लूटा, सिर्फ मतलब वो नहीं था। उसका मतलब ये था कि अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है मुगलों के पास कि तुम इस देश को चला पाओ। इसलिए उस 1739 के बाद यूरोपियन पावर्स, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में लड़ाई शुरू होती है। एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट होता है 1739 से। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर इंडिया में कब स्टार्ट होता है? 1739 से। और 1740 में ही मराठा क्या करते हैं? 1740 में ही मराठा क्या कहते हैं मुगलों से कि भैया अब तो तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं, जो था वो नादिर शाह लेके चला गया। तुम्हारा मयूर सिंहासन भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया और 70 करोड़ रुपए भी लगे। ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना बैठने के लिए सिंहासन है। तो मराठाओं ने क्या कहा था कि पूरे देश पे जहां जहां मुगलों का शासन है वहां पे सरदेश मुखी, ये टैक्स होता है, मराठी टैक्स होता है सरदेश मुखी, और चौथ प्लस चौथ हम लेंगे पूरे देश, थ्रू आउट द कंट्री। मतलब कि क्या? शासन तो तुम्हारा होगा लेकिन टैक्स हमारा होगा, पैसा हमारा होगा, तुम हमारे पैसे पे जियोगे, हम तुम्हें पेंशन देंगे। ये कब से स्टार्ट हुआ? जब नादिर शाह यहां आया। नादिर शाह कब आया? 1739 में आया। देख रहे हो, देख रहे हो कि एक्सटर्नल चैलेंज कैसे मुगलों को खत्म कर दिया। बिल्कुल नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन से मुगल बिल्कुल खत्म हो गए। जो भी बची कुछ शक्ति थी वो भी खत्म हो गई। अगर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन नहीं होता, अगर मुगलों ने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे काम किया होता, तो मुगल कभी भी खत्म नहीं होते। मुगल सरवाइव करती 100 साल और। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल चैलेंज। इंटरनल चैलेंज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो वीक रूलर्स है, उनके नाम क्या थे। तो मुगल
लेटर मुगल, वीक रूलर्स, रूलर्स के हम लोग नाम देखेंगे। इंटरनल चैलेंज वही था, इंटरनल चैलेंज मतलब अंदरूनी प्रॉब्लम। अंदरूनी प्रॉब्लम मतलब क्या, कि रूलर्स कैसा है। कोई भी साम्राज्य एक राजा के कैरेक्टर, राजा के पर्सनैलिटी, राजा के सोच से चलता है। अगर राजा कमजोर है तो पूरी प्रजा भी कमजोर हो जाएगी, पूरा साम्राज्य, पूरा किंगडम कमजोर हो जाएगा अगर राजा कमजोर है तो हम लोग देखेंगे इंटरनल चैलेंज। इंटरनल चैलेंज क्या क्या है। ठीक है, इंटरनल चैलेंज वीक लेटर मुगल। लेटर मुगल मतलब, लेटर मुगल रूलर मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद जो रूलर्स बने, जो भी मुगल सल्तनत के राजा बने औरंगजेब के बाद, वो लेटर मुगल कहलाए। क्योंकि औरंगजेब के मरण के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल का पतन शुरू हो गया था, इसलिए लेटर मुगल एक हम लोग नाम दे देते हैं कि औरंगजेब के बाद जो भी राजा बना है वो लेटर मुगल्स है। तो लेटर, वीक लेटर मुगल रूलर्स के बारे में भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन है, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद, यहाँ लिख देता हूं औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन बनते हैं सबसे पहले, तो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम खां। तो मुअज्जम खां औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा होता है और इनको एक टाइटल दिया जाता है बहादुर शाह। तो हम लोग किस नाम से जानते हैं इन्हें, बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह वन। ठीक है, ये पहले कमजोर शासक हैं बहादुर शाह। इसके बाद फिर बनते हैं राजा जहांदार शाह। इसके बाद बनते हैं फारूक सियार। इसके बाद बनते हैं चौथे नंबर पर रफी उद्दराजात। इसके बाद बनते हैं रफी उद्दौला। इसके बाद बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद बनते हैं अहमद शाह। इसके बाद बनते हैं आलमगीर टू। ये सभी वीक लेटर मुगल रूलर्स हैं। ठीक है, इसके बाद बनते हैं शाहजहां थ्री, फिर शाह आलम टू, इसके बाद बनते हैं अकबर टू, और 12वें और आखिरी बहादुर शाह जफर।
जफर इनका टाइटल है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या है, ये वीक रूलर्स हैं। औरंगजेब के बाद कौन कौन बने, सबसे पहले बने बहादुर शाह वन, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक सियार, फिर रफी उद्दौलाजात, फिर रफी उद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर टू, फिर शाहजहां थ्री, शाह आलम टू, अकबर टू एंड बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये वीक रूलर्स हैं। तो इन वीक रूलर्स के कारण ही मुगल्स और टूट गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, सक्सेसर स्टेट में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में और न्यू स्टेट्स में, तीन कैटेगरी में इन वीक लेटर मुगल रूलर्स के कारण ही टूटी। ये चाहते तो मुगल्स को बचा सकते थे, लेकिन ये आराम का जीवन जीने में, अयाशी करने में इन्होंने पूरी समय को बर्बाद किया, पूरा समय को बर्बाद किया और पूरा साम्राज्य इनका खत्म हो गया। मुगल खत्म हो गए क्योंकि ऐसे वीक लेटर मुगल रूलर्स थे। बहादुर शाह वन, जहांदार शाह, फारूक सियाह, रफी उद्दराजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाहजहां, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह जफर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुगल एम्पायर के फेलियर का कारण रिलीजियस और इकोनॉमिकली क्या क्या रीजंस थे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये वीक लेटर मुगल रूलर्स हो गया। तो क्या होता है कि औरंगजेब के ही शासन में रिलीजियस पॉलिसी, ऑप्रेसिंग religious policies of Aurangzeb, लेटर मुगल्स के रिलीजियस पॉलिसीज बहुत ही लिबरल थे। लेटर मुगल रूलर्स के रिलीजियस पॉलिसीज बहुत ही लिबरल्स थे। उन्होंने बहुत फारूक सियार, बहुत सारे रूलर्स ने जजिया को भी हटा दिया था। तो वो लोग बहुत ही लिबरली और बहुत ही पैसिवली ट्रीट कर रहे थे। प्रायर टू औरंगजेब की तरह रूलिंग हो रही थी। ये लेटर मुगल रूलर्स लिबरल इसलिए भी थे कि क्योंकि औरंगजेब के ही समय बहुत सारी साम्राज्य, छोटी छोटी रियासतें बनने लग गई थी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेसिव रिलीजियस पॉलिसीज के कारण। क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान शासक था। वो दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता था। मंदिरों को तोड़ना, जजिया टैक्स वसूलना, पंडितों को मारना, ब्राह्मणों को मारना, हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मस्जिद में कन्वर्ट कर देना, ये सब औरंगजेब के काल में चल रहा था। तो ये रिलीजियस पॉलिसीज, ऑपरेसिंग रिलीजियस पॉलिसी के कारण कौन कौन से नई किंगडम बन गई। किंगडम कौन सी थी? वो थी राजपूताना। राजपूत गुस्सा हो गए। यही राजपूत थे जो अकबर को साथ आकर पूरे देश, पूरे इंडिया मुगलों के मुट्ठी में इसलिए आई क्योंकि राजपूत साथ थे मुगलों के। अगर ये राजपूत साथ नहीं होते तो मुगल
कभी भी हमारे पूरे देश पे राज नहीं करती। औरंगजेब के हाथ से यही राजपूत निकल गए। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पे आप रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि आप बाहरी हैं। आप बाहरी होके सबसे दुश्मनी करेंगे तो आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ये बात अकबर अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए अकबर आके सबसे पहली बार दोस्ती किससे करी? राजपूतों से करी। उन्होंने पहचाना कि ये राजपूत की बातें ये पूरे देश मानती है, राजपूतों की इज्जत है। इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपना सेनापति बनाया, बड़े से बड़े मनसब दिए, सूबेदार बनाया राजपूतों को, अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जगह दी। इसलिए अकबर महान था, वो सोच से महान था। औरंगजेब के समय मुगलों का सबसे बड़ा साम्राज्य था, मतलब कि अगर एरिया वाइज देखोगे तो औरंगजेब के पास ज्यादा एरिया था इंडिया का विथ कंपेयर टू अकबर। लेकिन औरंगजेब महान शासक नहीं था, क्योंकि उसकी सोच निम्न थी, उसकी सोच छोटी थी, तुच्छ थी। और शायद अकबर इसलिए सबसे ज्यादा साल तक मुगलों, जितने भी मुगल राजा थे हुए, उनमें से सबसे ज्यादा साल तक किसने राज करा है तो वो अकबर ने ही करा है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे पॉलिसीज के कारण। अकबर इसलिए राज किया इंडिया पे। औरंगजेब इसलिए नहीं कर पाया कि उसके रिलीजियस पॉलिसीज क्या थे? ऑपरेसिंग थी, बहुत ही ऑपरेसिंग थी। इसलिए कौन कौन दुश्मन बन गए? राजपूत, सिख भी उखड़ गए, सिख भी गुस्सा हो गए औरंगजेब से। जाट, पता ही है जाट कितने गुस्से वाले होते हैं, जाट भी गुस्से हो गए, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेसिंग रिलीजियस पॉलिसी के कारण। ये हो गया रिलीजियस पॉलिसी। अब मैं आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज बताऊंगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक काउजेस क्या थे, इकोनॉमिक रीजन क्या थी, मुगल क्यों फेल हुआ? तो सबसे बड़ा कारण था जमींदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, रेवेन्यू क्राइसिस। एक एक करके मैं बताता हूं ये तीनों। जमींदारी क्राइसिस क्या था? तो क्या होता है कि अकबर के समय, या फिर कह लो प्रायर टू औरंगजेब, जो जमींदार थे वो बहुत ही लॉयल हुआ करते थे मुगल्स के प्रति, मतलब कि मुगल एम्पायर के प्रति, मुगलों के प्रति बहुत ही वफादार हुआ करते थे जमींदार।
तो जमींदार का काम क्या होता था कि गांव में, अपने एरिया में क्या क्या संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, दूसरा रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्शन का काम था, तीसरा जुडिशरी काम भी करते थे। ये जमींदारों का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड जुडिशरी। अब क्या होता है, औरंगजेब के समय ये जमींदार इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये जमींदार इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये अपने एक रीजनल साम्राज्य, रीजनल स्मॉल किंगडम बनाने की कोशिश करने लगते हैं। कब? ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के ही समय। औरंगजेब के समय ही, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसीज इतने ऑपरेसिव थे कि जमींदार भी परेशान हो रहे थे। अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जमींदार एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन भी कर रहे हैं, जुडिशरी भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी इतनी पावर बढ़ गई थी कि ये खुद को राजा समझने लग गए कि अब मैं अपना एक साम्राज्य बनाऊंगा, मैं ही बनूंगा राजा। तो ये राजा कैसे बनने की सोच रहे थे? ये जमींदार राजा बनने की सोच कैसे रहे थे? आखिर इन्हें इतनी शक्ति आ कहां से रही थी इनके पास? तो जमींदार किनके अंडर होते थे? सबसे ऊपर कौन? नोबल्स। नोबल्स मतलब जागीरदार। बताऊंगा अभी जागीरदार। नोबल्स जो मंत्रिमंडल, जो औरंगजेब का जो मंत्रिमंडल होगा, उस मंत्रिमंडल में बैठने वाले को नोबल्स कहते हैं या फिर जागीरदार कहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा जागीर होते हैं, लैंड होते हैं, इतनी ज्यादा जागीर होती है कि उन्हें जागीरदार कहा जाता है। अब इनके अंडर बहुत सारे जमींदार होते थे, बहुत सारे जमींदार होते थे। ये जमींदार क्या कहते थे, और ये नोबल्स, ये दोनों मिल गए, ये कहते थे कि हम अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, हमें सेंट्रल अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं होगा, और यही नोबल्स, मान लो दो नोबल है, नोबल 1, नोबल 2, दो जागीरदार हैं, इन दोनों में बननी नहीं। मान लो ये हैदराबाद का नोबल है और ये अवध का नोबल है, ठीक है, इन दोनों में बात बनी नहीं, दोनों में अनबन रहती है, क्योंकि ये साउथ का, ये नॉर्थ का, कह लो ये रीजन पकड़ लो। तो ये क्या कहेगा, ये नोबल अपने जमींदार को इकट्ठित करेगा, अपने जमींदार को इकट्ठित करेगा, बोलेगा हम अपना अलग स्टेट बना देते हैं, अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं या सक्सेसर स्टेट बना देते हैं, हम कभी चैलेंज नहीं करेंगे यूनियन को, वी वोंट चैलेंज मुगल एम्परर, बट वी वांट एन ऑटोनोमस स्टेट, हमें अपना एक अलग स्टेट चाहिए, सक्सेसर स्टेट, पैसा आपको हर साल का मिलते रहेगा पर एनम। तो ये चीज कहां दिक्कत आई, ये रीजन कहां पे काम आया? तो सक्सेसर स्टेट में, सक्सेसर स्टेट में
सक्सेसर स्टेट बनने का ये कारण था, नोबल्स और जमींदार से एक हो गए, उन्होंने अपना एक सक्सेसर स्टेट बना दिया क्योंकि सेंटर कमजोर हो गया था। आई बात समझ में? दूसरा रीजन, ये जमींदारी और जागीरदारी क्राइसिस मैं आपको बता दिया। दूसरा रीजन कि रिवेन्यू कैसे कम हुआ, रिवेन्यू क्राइसिस कैसे हुआ। तीसरा रीजन जो है, पहला दूसरा बता दिया, दो जागीरदारों में बातें नहीं बनी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना अलग सक्सेसर स्टेट बना लेंगे या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे या फिर न्यू स्टेट बनाएंगे। तो इसे कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस। दो जागीरदारों में बात नहीं बनी, उन्होंने एक नया स्टेट बना दिया, अपना स्टेट के अंदर स्टेट। अब देखो, सक्सेसर स्टेट ही बनते हैं इससे, जागीरदार और जमींदार मिल गए, सक्सेसर स्टेट बना, है ना। क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब सोवरेनिटी से कोई मतलब ही नहीं। वैसे इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकते हैं जिसने रिबेल कर दिया मुगल से, पहले वो मुगल के अंडर थे, बाद में उन्होंने रिबेल कर दिया तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। लेकिन न्यू स्टेट अलग होता है। ठीक है, न्यू स्टेट भी कह सकते हो कि जागीरदार और जमींदार मिलके न्यू स्टेट भी बना सकते, क्योंकि राजपूत थे, राजपूत से जागीरदार भी थे और जमींदार भी राजपूत थे, दोनों मिल गए और उन्होंने राजपूत स्टेट बना दिया। न्यू स्टेट भी कह सकते हो, मतलब तीनों कह सकते हो, सक्सेसर स्टेट भी, इंडिपेंडेंट स्टेट भी और न्यू स्टेट भी। तीनों स्टेट जागीरदार और जमींदार के मिलने से बनाया जा सकता था। ठीक है, थर्ड में आते हैं हम लोग, रिवेन्यू क्राइसिस कैसे होता है। तो रिवेन्यू क्राइसिस अब क्या होता है कि धीरे धीरे औरंगजेब के समय ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, रेवेन्यू क्राइसिस औरंगजेब के समय ही। ठीक है, ये क्राइसिस होती है कि अब जागीर बचते नहीं है, जमीन ही नहीं बचती है। जो गुप्तों के समय हुआ था, जो गुप्ता पीरियड में जो दिक्कत आई थी, गुप्ता के पीरियड में यही दिक्कत आई थी कि सभी जमीनें ब्राह्मणों को मिल गई थी, पृष्ठ को मिल गई थी जो पूजा करते थे, जमीन बची नहीं। और जो जमीन मिलती थी वो छोटे छोटे राजा पैदा हो गए, वो छोटे छोटे वो बड़े बड़े जमीनों के, मान लो कोई 100 बड़े जमीनों में एक साम्राज्य को बांट दिया, तो उस 100 आपने क्या बना, 100 एक साम्राज्य में, एक देश में आपने 100 स्टेट बना दिया। अब स्टेट आपकी बात नहीं मानेगा तो वो स्टेट नहीं रहा, वो अब एक छोटा देश बन चुका है। वो गुप्ता काल में हुआ था कि राजा ने वो जमीन देके पृष्ठ को, ब्राह्मणों को एक नया देश के अंदर एक नया छोटा छोटा देश बना दिया। ये गुप्तों के साथ दिक्कतें हुई थी और यही दिक्कत औरंगजेब के साथ हुई जब इसके पास जागीर बचे ही नहीं, बहुत कम बचे, जागीर बहुत कम बची। जागीर मतलब जमीन देंगे कहां से, और सारी जमीनें दे देंगे तो खालसा लैंड बचेगा कैसे। जब खालसा लैंड बचेगा नहीं तो टैक्स आएगा कैसे, तो रिवेन्यू तो खत्म ही हो जाएगा ना। जागीर है नहीं, जागीर है नहीं। तो औरंगजेब ने क्या क्या दिमाग लाया, कि जितने बच्चे जागीर थे, मान लो 100 रुपए एक जागीर से प्रोड्यूस होता है, तो औरंगजेब ने ऑन रिकॉर्ड इसको 1 लाख कर दिया, और ये किसी आमिर को दे दिया, आमिर या फिर किसी सुल्तान को, या फिर आमिर, चाहे आमिर का मतलब सुल्तान ही होता है, ठीक है, या फिर किसी सूबेदार को दे दिया जागीर, या फिर किसी मनसबदार को दे दिया जागीर। आमिर को दे दिया, मनसबदार को दे दिया, वो जागीर दे दी गई।
अब वो जागीर कितना प्रोड्यूस करता है? 100, और रिकॉर्ड पे कितना लिखवा दिया? 1 लाख। कहां से लाएगा? और उस जागीर में, जागीर मतलब जमीन, उस जमीन पे काम कौन करेगा? किसान करेगा। वो किसान कहां से प्रोड्यूस करेगा 1 लाख? तो किसान तो गुस्सा हो ही गए तुमसे, और ये आमिर भी गुस्सा हो गए कि हमें बेवकूफ बना दिया औरंगजेब। ये मनसबदार भी गुस्सा हो गए, ये सूबादार भी गुस्सा हो गए, हमें बेवकूफ बना दिया। आमिर, 4-5 आमिर मिलके उन्होंने भी एक नया स्टेट बना दिया कि हमें नहीं रहना मुगलों के अंडर, हमें तो पैसा ही नहीं मिलता, ऊपर से लॉस हो रहा है। इसके बाद क्या होता है? जागीर देते देते खालिसा लैंड, खालिसा लैंड मतलब जहां से टैक्स उत्पन्न होता है, जहां से मुगल मुगल अटेन टैक्स, मुगल को टैक्स मिलता है इन जमीनों से। खालिसा लैंड बचा ही नहीं, बहुत कम बचे। तो जितना प्रेशर था इन्हीं खालिसा लैंडों पे आ गया, इन्हीं खालिसा जमीनों पे आ गया। पैसा आ नहीं रहा था, खर्च बढ़े जा रहा था। तो क्या हुआ? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, क्या हुआ? ये डिफिसिट होने चला गया। इकोनॉमी क्या हो गई? स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ये औरंगजेब के ही समय इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। ठीक है। और बाद में तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया कि पूरा साम्राज्य, पूरा मुगल ही खत्म हो गया। लेटर मुगल रूलर्स ने कुछ किया नहीं, कुछ अलग कर सकते थे वो, क्योंकि मुगल्स औरंगजेब के बाद भी बहुत मजबूत थे। बहादुर शाह 1 के समय फारूक सियार तक बहुत मजबूत थे। वो चाहते तो एक मजबूत मुगल्स को बना के रख सकते थे, लेकिन वो रख नहीं पाए, तो वो सक्षम नहीं थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन लोगों ने सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट और न्यू स्टेट, किन किन लोगों ने नींव रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले सक्सेसर स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला हैदराबाद, किल्लिच खान भी कहते हैं इनको। ठीक है, एक मिनट। किल्लिच खान भी कहते हैं, या फिर निजाम उल मुल्क भी कहते हैं, इनका नाम था ये। इन्होंने हैदराबाद बनाया सक्सेसर स्टेट। दूसरा बंगाल, ये किन्होंने बनाया? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने। तीसरा अवध, सादत खान ने। यही सादत खान सुसाइड कर लेता है, किसके दबाव में आके? नादिर शाह के दबाव में आके, क्योंकि नादिर शाह बहुत ही बड़ा रकम मांगता है इससे, और सादत खान दे नहीं पाता है, और ये बहुत उत्पीड़न करता है नादिर शाह सादत खां के साथ, जिस वजह से परेशान होकर सादत खां सुसाइड कर लेता है। ये 3 हो गए सक्सेसर स्टेट: सादत खां, अवध, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद, किल्लिच खां या निजाम उल मुल्क। इसके बाद अपन करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन थे? इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कौन आए गए? मैसूर, दूसरे राजपूत, राजपूत स्टेट, राजपूताना। मैसूर को कौन चलाते थे? पहले ये वोदेयार्स चलाए, वोदेयार्स ने बनाया किंगडम। इसके बाद हैदर अली, और इसके बाद टीपू सुल्तान। और ये मैसूर स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं रह पाया, कभी भी स्टेबल नहीं रहा। वोदेयार्स लड़ते रह गए, हैदर अली लड़ते रह गए मुगलों से, वोदेयार्स भी लड़ते रह गए, वोदेयार्स खत्म हो गए, फिर हैदर अली आए, हैदर अली भी लड़ते रह गए, और ये भी हैदर अली खत्म हो गए 1784 में, और 1799 में टीपू सुल्तान भी खत्म हो गए। ये लड़ते रह गए मैसूर वाले, कभी स्टेबल इनकी किंगडम बनी नहीं, हमेशा हाथ में तलवार लेके ही रखे रहे, वोदेयार्स हो, हैदर अली हो, या फिर टीपू सुल्तान हो, तीनों। ठीक है। अब राजपूत स्टेट्स, राजपूत औरंगजेब से गुस्सा हो चुके थे, और लेटर मुगल रूलर्स पे वो भरोसा नहीं करते थे, वो जानते थे ये कमजोर हैं लेटर मुगल्स, अब हम अपना एक नया स्टेट बना सकते हैं। तो अजीत सिंह ने राजपूताना स्टेट बनाया, और इसका कैपिटल कहां था? भरतपुर में। भरतपुर में राजा अजीत सिंह, भरतपुर में ये कैपिटल था राजपूताओं का, राजपूताना स्टेट का। और ये राजपूत स्टेट कहां से कहां तक फैला हुआ था? वेस्टर्न कोस्ट से, मतलब मालवा और गुजरात वाला एरिया से लेकर टू साउथ दिल्ली तक राजपूतों का एक समय साम्राज्य था। ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंस स्टेट। अब न्यू स्टेट करेंगे अपन। न्यू स्टेट मतलब ये मंत्रिमंडल में नहीं बैठे होंगे, या फिर कह लो एक नया समूह बना होगा, एक नई कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड करा होगा कि हम अपना नया स्टेट बनाएंगे, जो कि मुगलों के नजर में नहीं होगा, अंडर में नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? मराठा, दूसरा सिख, तीसरा जाट, मराठा बिल्कुल पूरे देश पे एक समय ताबीज हो चुके थे, पूरे देश को जीत लिया था इन्होंने, बट 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनका सपना खत्म हो गया, पूरे देश को जीतने का। मराठा खत्म हो गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। सिख, राजा रंजीत सिंह बहुत बड़े शख्स हैं, ये बहुत बड़े शख्स हैं ये राजा रंजीत सिंह। आज लाहौर, अमृतसर, ये जो भी एरिया है, और अफगान तक अगर सिख पाए जाते हैं तो सिर्फ इस सिंह के कारण। एक समय काबुल से लेकर काबुल टू
टू पंजाब, इंडियन पंजाब किनके पास था? राजा रंजीत सिंह के पास, इंक्लूडिंग कश्मीर, ऊपर वाला कश्मीर भी राजा रंजीत सिंह के पास था। इतने ये महान थे राजा रंजीत सिंह। आयरन ब्लड में विश्वास करते थे, बहुत मजबूत थे, और इनके कारण ही सिख बचे हैं और सिख इतना अच्छा कर रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अगर ज्यूज के बाद कोई कम्युनिटी है जो अमीर है तो वो सिख हैं, और इन सिखों को बचाने में, या फिर कह लो कि सिख की धर्म को बचाए रखने में राजा रंजीत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये नहीं होते तो सिख भी उतने नहीं होते जितने कि आज हैं। दूसरा, राजा रंजीत सिंह का एक खूबी था कि ये सबसे दोस्ती बना के भी रहते थे। अफगान का अमीर हो या फिर अंग्रेज, भारत के अंग्रेज, इन्होंने सबसे बना के रखा। और जब ये मरे तो फिर वो सिख पूरा खालिस्तान कह लो वो टूट सा गया। सिखों का जो साम्राज्य था, सिख किंगडम जो था, वो खत्म हो गया राजा रंजीत सिंह के मरने के बाद। ये जब थे, इन्होंने 12 मिस्र में इनकी कम्युनिटी, इनकी साम्राज्य, इनकी किंगडम डिवाइडेड थी 12 मिस्र में। ये खुद महन सिंह के बेटे थे राजा रंजीत सिंह। ये खुद शुक्र चकिया मिस्र के ये सरदार थे, महन सिंह हेड थे, और इन्हीं महन सिंह के बेटे थे राजा रंजीत सिंह। इनके बारे में अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने कश्मीर कैसे जीता और क्या क्या ट्रीटीज हुई हैं, आगे वाली क्लास में है। ठीक है। इसके बाद आता है जाट। जाट भी औरंगजेब के रिलीजियस ऑपरेसिव पॉलिसीज को से बहुत नाराज थे, क्योंकि मथुरा का मंदिर तोड़ दिया था औरंगजेब ने। इस वजह से जाट बहुत ही ज्यादा नाराज थे। तो जाट एक हो गए और जाटों ने एक साम्राज्य बनाया, एक स्मॉल किंगडम बनाया। उसका उनके हेड कौन, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जाट के? तो वो थे राजा, भगवान मानते हैं जाट लोग इनको, राजा सूरजमल। और यही राजा सूरजमल जो थे, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ और मराठों के जब बहुत सारे मराठे मारे गए, तो उनकी बहन बेटियों को संरक्षण किसने दिया था? तो राजा सूरजमल ने दिया था। राजा सूरजमल ने प्रोटेक्शन दी थी। ठीक है। इस वजह से मैंने आपको सारे स्टेट्स करवा दिए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स करवा दिए, और अच्छे से बता भी दिया है। इसके बाद अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे रंजीत सिंह हो गए, कैसे सूरजमल हो गए, कैसे अजीत सिंह हो गए, कैसे ये इन्होंने अपने राज्य को पाया या बनाया। तो अगले क्लास में